मैं आज आपको 20वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलनों के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। पहला हेडिंग डालिए चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे। गांव साउथ अफ्रीका वो 1893 में गए थे और 1915 में वापस आए। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और वो पूरी तरह से वहां सफल हुआ। उन्होंने वहां पर नटाल कांग्रेस और फीनिक्स आश्रम जैसी संस्थाओं का निर्माण किया और भारत में आकर पहला सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया वो चंपारण सत्याग्रह था। दरअसल चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत अंग्रेज बागान मालिकों ने भारतीय किसानों से एक अनुबंध कर रखा था कि वो 3/20वें भाग पर नील की खेती करेंगे। 3/20वें भाग पर नील की खेती करेंगे और इस 3/20वें भाग पर जो नील की खेती होती है इसको कहते हैं तिनकठिया पद्धति। इसको कहते हैं तिनकठिया पद्धति। मैं आपको बता दूं, उस समय नील की खेती भारत में बहुत अधिक होती थी और ये लाभ का सौदा था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी के आसपास जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई। जर्मनी में किसकी खोज हुई? रासायनिक रंगों की। और रासायनिक रंगों की खोज के कारण अब ये खेती जो है नील की अप्रासंगिक हो गई। मतलब अब ये इतना लाभ नहीं देती थी। दरअसल ये रासायनिक रंग पेंट स्थायी होता है और इसका कलर फेड नहीं होता। ये सस्ता भी है, मशीनों से इसका प्रोडक्शन होता है और ये अच्छा भी है। जो नील है सस्ता भी है और ये नील से ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। और नील की खेती होती है और नील छूट भी जाता है कपड़े से। अगर कपड़े पे नील करेंगे तो आप छूट भी जाता है। तो इसीलिए किसान अब नील की खेती से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। थप्पड़ मारूंगा मैं, बात करेगा तो। कोई भी चुपचाप लिखिए, ये मत सोचो कि रिकॉर्ड हो रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब जो है नील की खेती उतना लाभ का सौदा नहीं थी जितना लाभ का सौदा पहले थी। इसीलिए किसान इस खेती से पिंड छुड़ाना चाह रहे थे। ठीक है। और इसीलिए आंदोलन बहुत दिनों से हो रहा था नील की खेती हटाने के लिए। अंग्रेज बागान मालिकों ने दरअसल ये नील की खेती जो थी ये पहले बहुत लाभ का सौदा थी, तो पहले कोई दिक्कत नहीं थी इसे करने में। लेकिन ये अनुबंध काफी पुराना था। अगर कोई भी किसान जो अंग्रेज बागान मालिक हैं, इन बागान मालिकों को अगर वो पैसा दे दे तो वो सहूलियत दे देते थे कि वो कोई और फसल कर सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सहूलियत मिल जाती थी और फसल कर सकता है वो। लेकिन इतना पैसा तो था नहीं किसान के पास कि हर बार वो पैसे दे के और नील की खेती के बदले कोई और खेती करे। तो बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था ये। और इस आंदोलन को अभी जो लीड कर रहे थे वो राजकुमार शुक्ल थे। जो इस क्षेत्र में जो थे राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी से मुलाकात की थी लखनऊ में। गांधी जी से मुलाकात राजकुमार शुक्ल की कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। कई बार वो मिले गांधी जी से। गांधी जी हर बार इनकार कर देते थे। मैंने आपको बताया गांधी जी भारत में लौटे थे जनवरी 1915 में और वो यहाँ से गए थे 1893। ठीक है। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद लौटे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत सारा काम भी किया और एक बड़ा नाम था।
और जब वो भारत में लौटे तो उनका भारत में ऐसा नहीं है कि भारत में वो 1915 में लौटे थे, वो 1901 में भी आए थे और 1901 में वो कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा भी लिए थे, कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। तो आए थे वो बीच में, लेकिन फाइनली वो अपना काम वहां से समाप्त करके आए थे 1915 में। ठीक है, 1915। अब जो चंपारण सत्याग्रह है ये हुआ था 1917 में और गांधी जी 1915 में आए, तो 15 और 16 उन्होंने पूरे देश की यात्राएं की। यहां पर गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे भारत में, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनका बहुत सहयोग मिला और इन्होंने कहा भी था कि आप भारत में आइए और आने के बाद अच्छे से आप पहले तय करिए कि आपको किस संस्था के अंतर्गत काम करना है। तो ये वो साल है जब भारत में तिलक के नेतृत्व में और एनी बेसेंट के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन की नींव डाली जा रही है, जिसे क्या कहते हैं, होम रूल लीग आंदोलन। तो ये वो साल है जब होम रूल लोग आंदोलन जो था इसके लिए भी नींव डाली जा रही थी तिलक साहब के लिए। सबसे पहले तिलक ने अपनी लीग का गठन किया और उसके बाद एनी बेसेंट ने अपनी लीग का गठन किया था। ठीक है, तो अभी कांग्रेस की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अभी खराब है। कांग्रेस की स्थिति क्यों खराब है? क्योंकि मैं आपको बताऊं 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी। एक भाग में उदारवादी थे और एक भाग में अनुदारवादी थे। मतलब इन्हें आप कह सकते हो कि एक में गरम दल था और एक में नरम दल था। तो कांग्रेस 7 के बाद टूटी है। ठीक है, और ये अब आकर इकट्ठी होगी, मुस्लिम लीग भी इसके साथ सहयोग करेगी और कांग्रेस भी अब इकट्ठी होगी। तो कांग्रेस का आंदोलन भी बहुत तीव्र नहीं था 1915 के सालों में, वो भी अपनी, लेकिन कांग्रेस में जो धड़े थे उदारवादी, तो जो उदारवादी ग्रुप था इसके दो बड़े नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, इन दोनों की मौत हो चुकी। तो कुल मिलाके जिस बात को लेकर ये टूटी थी अब वो बात भी खत्म होने वाली थी। तो अब कांग्रेस एक होने वाली, ठीक है ना। तो अब कांग्रेस के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं और गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो पहला जो सत्याग्रह है गांधी जी का वो भारत में है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू हुआ है? नील की खेती के लिए, ठीक है, क्योंकि नील की खेती अब प्रासंगिक नहीं रही, क्योंकि जर्मनी में आविष्कार हो गया किसका? पेंट का, रासायनिक रंगों का। और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण जाते हैं, लेकिन अचानक ही मजिस्ट्रेट उनको जिला छोड़ने का आदेश देता है और गांधी जी कह देते हैं मैं नहीं जाता। ये नई चीज थी, पहली बार ऐसा हुआ, किसी ने कहा। तो चंपारण इस सत्याग्रह में गांधी जी सभी जांच करते हैं, सभी से बात करते हैं, सभी बयान दर्ज करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में जो सत्याग्रह चंपारण चल रहा है, जो नील विद्रोह, जो नील आंदोलन चल रहा है, वो सही है या गलत है। तो अब तक गांधी जी बहुत सारे सबूत जुटा चुके। एक लंबा आंदोलन हुआ और उसके बाद सरकार ने एक नील आयोग गठित किया। इस मामले की जांच के लिए एक नील आयोग गठित किया और इसने भी ये माना कि ये जो तिनकठिया पद्धति है ये समाप्त होनी चाहिए। ये तिनकठिया पद्धति क्या होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए। और जो भी किसानों से भू राजस्व वसूला गया है उसका 25% वापस देने का समझौता हो गया। 25% वापस होगा। जितना भी भू राजस्व वसूला गया है, जितना भी भू राजस्व वसूला गया है उसका 25% क्या वापस किया जाएगा। कौन कह रहा है? नील आयोग ने ये कहा। कुल मिला के गांधी जी का ये आंदोलन भारत में
जो पहला सत्याग्रह था वो पूरी तरह से सफल हुआ और इसकी सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। कई बार आपकी परीक्षा में आया, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में मिली सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि दी। इस पूरे आंदोलन में, चंपारण में, गांधी जी के साथ कई लोग थे, जिसमें एस.एन. सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नरहर पारिक थे। ये लोग भी गांधी जी के साथ थे इस पूरे में। पर आप जरूरी बातें ध्यान रखिए। कब हुआ? 1917 में। किसके लिए हुआ? तिनकठिया पद्धति के लिए। तिनकठिया पद्धति क्या है? 3/20वें भाग पर किसकी खेती? क्यों समाप्त करना चाहते थे? क्योंकि अब नील की खेती लाभ का सौदा नहीं रही, ठीक है। क्योंकि नील इतना अच्छा भी नहीं है और उससे अच्छी चीज कम पैसे में उपलब्ध है लोगों को, तो लोग कोई क्यों नील खरीदेगा, है ना। जब पेंट उससे कम पैसे में है, स्थायी भी है, मशीनों से उत्पादन भी हो रहा है और सस्ती भी है, तो इसीलिए यह लाभ का सौदा नहीं रही। इसीलिए लोग इससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते थे। बाद में ये समाप्त हो गई और 25% वापस करने की भी बात हुई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा महात्मा, इस आंदोलन की सफलता के बाद। चलूं आगे, ठीक है। आगे जो आंदोलन हुआ वो हुआ खेड़ा का। आगे जो आंदोलन हुआ वो खेड़ा का। दूसरा आंदोलन कौन था? खेड़ा सत्याग्रह। और ये हुआ 1918 में। दरअसल क्या हुआ, गुजरात के इस भाग में फसल जो है बर्बाद हो गई और ऊपर से सरकार ने लगान और बढ़ा दी, लगान की दर बढ़ा दी। जो यहां के किसान थे, जो कुनबी पाटीदार, इन्होंने इसका विरोध किया। जो कुनबी पाटीदार थे, इन्होंने इसका विरोध किया। जो कुनबी पाटीदार जो किसान हैं, वो उन्होंने इसका विरोध किया। तो इस विरोध का जो नेतृत्व है वो दो लोग कर रहे। एक थे यहाँ इंदुलाल याग्निक और एक थे वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने नेतृत्व किया है और बाद में इस आंदोलन को भी गांधी जी ने अपनी मदद दी। गांधी जी ने इसका भी नेतृत्व किया। पहले से यहां पर काम कर रहे थे ये लोग, इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। इनके बाद गांधी जी ने मदद दी। किसी ने लगान नहीं दिया। सरकार ने कमेटी गठित की और कहा कि जो लोग लगान दे सकते हैं उनसे लगान ले लिया जाए और जो नहीं दे सकते हैं उनसे न लिया जाए। कुल मिलाकर इस आंदोलन में भी गांधी जी की जीत हुई। यही तो किसान कह रहे थे, जो कुनबी पाटीदार लोग थे, यही बात तो वो ये कह रहे थे कि फसल खराब हो गई, हमें कुछ राहत दे दो। सरकार मान कहाँ रही थी। अब सरकार चुपचाप, उसने एक आदेश जारी किया कि जो लगान दे सकते हैं, जो लगान दे सकते हैं उनसे ले लें, उनसे ले लें और जो नहीं दे सकते हैं उनसे न लें। कुल मिला के गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह, जो कि विशुद्ध रूप से किसान सत्याग्रह था, ये पूरी तरह से, ये भी पूरी तरह सफल हुआ। इसके बाद तीसरा एक आंदोलन और चलता है अभी,
वो है अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। तीसरा लिखिए अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। और ये भी 1918 में हुआ। ये भी 1918 में हुआ। फरवरी मार्च 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष। ये भी हुआ 1900 फरवरी मार्च 1918 में। दरअसल ये संघर्ष शुरू हुआ था प्लेग बोनस को लेकर। ये 1918 का साल आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध जो था, जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच। महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में प्लेग फैला, तो जो मजदूर थे जो मिलों में काम करते थे, उन सब मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था। क्या दिया जाता था? सरकार ने यह कहा कि अब प्लेग समाप्त हो गया, ये बोनस अब वापस हम लेंगे। अब मतलब किसानों, वो जो मजदूरों को अतिरिक्त पैसा देते थे ना बोनस के रूप में इस बीमारी से लड़ने के लिए, वो बोनस उन्होंने मिल मालिकों ने वापस ले लिया। लेकिन मजदूर ये कह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, इससे क्या बढ़ गई है? महंगाई बहुत बढ़ गई है, और महंगाई की वजह से अब इस बोनस को स्थायी कर दिया जाए, इसे वापस न ले सरकार, बोनस को क्या कर दिया जाए? स्थायी कर दिया जाए, ये मांग थी। इसी बात को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। किसमें? मिल मालिकों में और मजदूरों में। संघर्ष किसमें हुआ? मिल मालिकों में और किसमें? मजदूरों में संघर्ष हुआ। और गांधी जी थे मजदूरों की तरफ से। अब मिल मालिक एक बड़े लोग थे, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। क्या नाम था? अंबालाल साराभाई थे, ये बड़े एक मिल मालिक थे। इनकी एक बहन थी, उनका नाम था अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन ये गांधी जी के साथ थी। अनुसुईया बेन किसकी थी? अनुसुईया बेन अंबालाल साराभाई की बहन थी। वो मिल मालिक थे, और उनकी बहन किसके साथ थी? मतलब वो किसके साथ थी? मजदूरों के साथ थी। तो इससे काफी अच्छा प्रभाव गया। भाई एक खेमे में, बहन दूसरे खेमे में है। कुल मिला के लंबा संघर्ष हुआ। मजदूर भी झुकने को तैयार नहीं, और मिल मालिक भी झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने हड़ताल कर दी। अब हड़ताल करेंगे तो आप जानते हैं पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इन मजदूरों के भूखे मरने की नौबत आ गई। भूखों मरने की नौबत आ गई, पैसे खत्म हो गए। तो गांधी जी ने कहा कि घबराइए मत, मैं भी आपके साथ हूं। मतलब मैं भी आपके साथ क्या रहूंगा? भूखा रहूंगा। और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग कहां किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में। लिख लो। तो गांधी जी ने पहली बार जीवन में भूख हड़ताल के हथियार का प्रयोग कहां किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में। पहली बार भूख हड़ताल। इसके बाद थोड़े से मजदूर मजबूत हुए और मिल मालिक थोड़े कमजोर हुए, और मिल मालिकों ने कहा कि चलो थोड़ा सा बोनस दे देते हैं। गांधी जी ने कहा कि नहीं,
कम से कम 35% बोनस दीजिए। कितना? थोड़ा बहुत नहीं चाहिए, 35% बोनस चाहिए। बाद में एक कमीशन गठित हुआ और कमीशन ने भी क्या कहा कि 35% बोनस दिया जाना चाहिए। कुल मिला के अहमदाबाद के मिल मजदूरों के संघर्ष में भी किसकी जीत हुई? गांधी जी की। और अब गांधी जी भारत में बहुत लोकप्रिय हो गए। अब गांधी जी भारत में बहुत लोकप्रिय हो गए क्योंकि 17 के संघर्ष से शुरुआत की उन्होंने भारत में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से। तो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण। और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल हथियार का प्रयोग कहाँ किया है? अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह कौन सा है, ठीक है, तो आप किसको बताएंगे? तो खेड़ा बताएंगे आप, ठीक है ना। तब किसको बताएंगे? खेड़ा सत्याग्रह को बताएंगे। एक बार ये लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा में ये पूछा गया था। विशुद्ध किसान सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला कौन सा है? खेड़ा, ठीक है, वो किसान सत्याग्रह। दरअसल जो नील बागान हैं वो सारे भारतीय किसान नील से आंदोलन से प्रभावित नहीं है। बहुत सारे अंग्रेज बागान मालिक हैं, वो भी नील की खेती करते हैं। तो बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो भी नील की खेती कर रहे हैं। केवल किसान ही नहीं कर रहे, बहुत कम किसान कर रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से नील विद्रोह में, चंपारण सत्याग्रह में पूरी तरह से किसान शामिल नहीं है। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह में शामिल होने वाले सारे के सारे लोग कौन हैं? किसान हैं। वो कुणबी पाटीदार लोग हैं, ठीक है ना। सारे के सारे लोग कौन हैं? किसान हैं। ये बात। चलिए, ये पूरा हो गया। अब आइए, यहीं से मैं आपको 19 से आगे पढ़ा दूं कि पीछे से ले चलूं मैं आपको? चलिए 19 तक मैं आपको लेके आता हूं। पहले मैं आपको गांधी जी के बारे में आगे तक बताता हूं, उसके बाद फिर मैं लेके आता हूं। कांग्रेस की जो स्थापना है वहां से मैं यहां तक आपको जोड़ूंगा। कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई है। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस की स्थापना जो है सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत पर हुई थी। किस पर हुई थी? सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत पर हुई थी। किसकी स्थापना? कांग्रेस की स्थापना। सेफ्टी वॉल्व आपने देखा होगा, कुकर में लगा रहता है और जब कभी भी सीटी नहीं लगती तो प्रेशर लगता है तो वो सेफ्टी वॉल्व उड़ जाता है और वाष्प निकल जाती है, तो खतरा टल जाता है। तो ऐसे ही जो कांग्रेस की स्थापना थी वो भारतीयों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच दिया गया था। तो ऐसा माना गया कहीं ऐसा ना हो 1857 की तरह दोबारा विद्रोह न हो जाए, तो भारतीय अपनी बात एक मंच से कह सके। तो इसी के लिए स्थापना हुई थी। किसकी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो पहला अधिवेशन इसका बंबई में हुआ था 1885 में, और ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में 72 लोग उपस्थित थे। कितने लोग थे? 72 लोग थे, जिसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब, ऐसे कई लोग थे। 72 लोग थे। कितने लोग थे? 72 लोग उपस्थित थे इस अधिवेशन में। 1885 फिर दूसरा अधिवेशन 1886 में,
फिर 1887 में, फिर 1888। दरअसल ये अधिवेशन बंबई में हुआ। 1887 के बाद अंग्रेजों का रुख, ये कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो यहाँ जो वायसराय था, वायसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के काल में। डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना के बाद दूसरे वाले में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो एक गार्डन पार्टी दी थी। कांग्रेस में आए हुए प्रतिनिधियों को क्या दी थी उसने? एक गार्डन पार्टी दी थी। और साथ में ये भी कहा था कि ये जो पार्टी है ये कलकत्ता से आए हुए विशेष दर्शकों के लिए है। तो उनको भी नहीं पता था कि कांग्रेस बाद में इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर देगी कि अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं था, इसीलिए 1887 के बाद उनका रुख कांग्रेस के प्रति बदल जाता है और फिर वो जगह ही नहीं देते। 3 अधिवेशन के बाद वो जगह नहीं देते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष एक अंग्रेज को बनाया जाता है। बताओ ये कौन थे? और ये जगह दरभंगा के राजा ने दी थी। ये जो जगह दी थी कांग्रेस को, कौन अध्यक्ष था चौथे अधिवेशन का? जॉर्ज यूले था। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले था। ये पहला अंग्रेज था जो कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इनको कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहले अधिवेशन। और दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मतलब ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन सा अधिवेशन के? तीसरे वाले के। चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यूले। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं 1888 के बाद 1885 से 1905 तक कांग्रेस का जो विचार था वो बहुत सरल था। 5 में स्वदेशी 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन कहाँ चला? बंगाल में चला था। कहाँ चला था? बंगाल में चला था। और ये किसकी वजह से चला था? ये बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। ये किसके विरोध में चला था? और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। दरअसल बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था। इसमें पूरा बंगाल, बिहार का भाग, उड़ीसा और सारा पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश इसमें शामिल था। 7 करोड़ 80 लाख के आसपास आबादी थी और लमसम भारत का हर चौथा आदमी बंगाल से आता था। तो ये बहुत बड़ा प्रांत था। इसका विभाजन उन्होंने किया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, हमको ज़्यादा नहीं। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया? इसको विभाजन को इस तरह से किया कि एक भाग में मुसलमानों की आबादी अधिक हो गई और एक भाग में हिंदुओं की आबादी अधिक हो गई। अब क्या है कि हिंदू की जिस भाग में आबादी अधिक है वहाँ जब किसी मुसलमान का उत्पीड़न होगा तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे भाग में दिखाई देगी। और जिस भाग में मुसलमानों की आबादी अधिक है वहाँ अगर किसी हिंदू का उत्पीड़न होगा तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे भाग में दिखाई देगी। तो कुल मिला के ये एक दूसरे से लड़ाने का तरीका उन्होंने खोजा। ये कर्जन वैसे भी भारत में बड़ा अलोकप्रिय वायसराय था, कर्जन। तो कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो 1905 के बाद कांग्रेस की विचारधारा में बड़ा परिवर्तन आया। अब कांग्रेस आक्रामक हो गई।
शुरू में कांग्रेस का अधिवेशन महारानी की जय जयकार से ही शुरू होता था। जय जयकार होती थी और हम महारानी की प्रजा हैं, मतलब हम भी कोई प्रार्थना ही करते थे उनसे शुरू के अधिवेशनों में कि हमें कुछ रियायतें मिलें। लेकिन बाद में यही कांग्रेस आक्रामक हो गई और इसकी आक्रामकता शुरू होती है सही से 1905 में, लेकिन हमारे लिए घातक हो गया। मैं मिटाऊं इसे। दरअसल क्या घातक हुआ कि 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन चला था, ये 5 का जो स्वदेशी आंदोलन चला, इसको लेकर के मतभेद हो गया कांग्रेस के ही नेताओं में। तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे ये जो स्वदेशी आंदोलन है, ये स्वदेशी आंदोलन है, इसको बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। ठीक है, ये कह रहे थे नरम दल के नेता। ये कौन कह रहे थे? नरम दल के लोग कह रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे इसे पूरे देश में फैलाना चाहते थे, और ये लोग थे गरम दल के लोग। और गरम दल के लोगों में जो बड़े नाम थे उसमें अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय बाद में आए हैं। मैंने इन तीनों को इसलिए साथ लिखा कि इनको तिकड़ी कहा जाता है। लाल बाल पाल की क्या कहा जाता है? बाल यहां से निकाल लीजिए, पाल यहां से निकाल लीजिए और लाल इधर से। तो लाल बाल और पाल की तिकड़ी कौन है? कौन है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। लेकिन जो नेतृत्व कर रहे थे, गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो अरविंद घोष जैसे बड़े लोग थे। ठीक है ना। और नलम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे, इसमें 2 लोग थे। 2 लोगों का नाम फेमस था। नरम दल में 2 लोग थे। एक थे फिरोज शाह मेहता, आपकी परीक्षाओं में कई बार ये पूछे गए, और दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों बहुत बड़े नेता। फिरोज शाह मेहता तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, बहुत दिनों से हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ये असेंबली के सदस्य चुने गए थे और उसमें बड़ा आक्रामक भाषण के लिए जाने जाते थे। हालांकि अंग्रेजों को जो भी करना होता था वो करते थे। वाद विवाद तो हो गया था, बजट पर भी वाद विवाद होता था। नीतियों के संबंध में भी भारतीय अपनी बातें रख सकते थे विधानसभा के अंदर, लेकिन उनको जो करना होता था वो करते थे। तो ये दोनों नेता बड़े लोकप्रिय थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण। ये नरम दल के बड़े नेता थे। और गरम दल, तो क्या है, गरम दल के लोग ये कहते थे कि अब बड़ी अच्छा मौका मिला है जीवन में हमको, और हम इस स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। ये गरम दल के लोग कहते थे। पर नरम दल के कहते थे कि अभी जनता इतनी शिक्षित नहीं है। नरम दल के लोग कहते थे कि जनता अभी इतनी शिक्षित नहीं है, सारे देश में अगर हम आंदोलन फैला देंगे तो आंदोलन का नेतृत्व कौन कहां पर कर रहा है, तो हो सकता है आंदोलन अराजक लोगों के हाथ में चला जाए और बड़ी मुश्किल से अब तक हमने जिस पार्टी को सींचा है, अंग्रेज उसे हमेशा के लिए समाप्त न कर दें। तो कांग्रेस पर भी खतरा था। ये था, कांग्रेस पर कई बार बैन भी लगाए। तो कुल मिला के जो झगड़ा था, वो झगड़ा कांग्रेस के अंदर कब शुरू हुआ? 1905 में। मैं आपको बता दूं कि 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में झगड़ा हुआ और 1906 में झगड़ा इसी बात को लेके और गहरा गया कि 6 में सब लोग कह रहे थे, गरम वाले कह रहे थे हमारा अध्यक्ष होगा और नरम वाले कह रहे थे हमारा अध्यक्ष होगा। तो कुल मिला के अध्यक्ष बना दिया गया दादा भाई
नौरोजी को। किसको बना दिया? दादा भाई नौरोजी को। कब बना दिया? 1906 में अध्यक्ष बना दिया दादा भाई नौरोजी को। तो भाई इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? भारत का वयोवृद्ध नागरिक कहा जाता है। इन्होंने बहुत काम किया राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। लंदन में ये पहले सांसद हैं, पहले ऐसे सांसद हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनने वाले ये पहले एशिया के व्यक्ति हैं। ये पहले एशियाई हैं भाई। मतलब इस पूरे एशिया महाद्वीप, जिस प्रकार भारत में संसद होती है और संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, ऐसे जैसे भारत में लोकसभा होती है, वैसे ही ब्रिटेन में उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे कौन? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पहले एशियाई व्यक्ति थे। और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी बहुत काम किया। अपनी सारी पूंजी बेचकर राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में लगा दी इन्होंने। तो काफ़ी काम किया था। तो जब ये अध्यक्ष बने तो न गरम वाले कुछ कह पाए और ना नरम वाले कुछ कह पाए। झगड़ा कुल मिला के 1906 में थोड़ा सा शांत हो गया। भाई गरम वाले भी इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है देश के लिए और सबसे ज़्यादा बुजुर्ग भी थे कुल मामले। लेकिन दोनों को खुश किया उन्होंने। 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष बने तो गरम वालों को खुश करने के लिए उसमें 4 भारी भरकम प्रस्ताव पास हुए। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में क्या प्रस्ताव पास हुए? 4। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में 4 बड़े प्रस्ताव पास हुए। ध्यान रख, एक था स्वदेशी, दूसरा था स्वशासन, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा था बहिष्कार। 4 बड़े प्रस्ताव पास हुए 1906 के कांग्रेस। ये मतलब सभी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा और स्वशासन चाहिए। स्वशासन की भी मांग जोर पकड़ रही थी और सभी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की, और विदेशी वस्तुओं का किया जाएगा बहिष्कार। ये चारों प्रस्ताव गरम दल के प्रभाव से पास किए गए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, ये चारों प्रस्ताव। तो स्वदेशी की बात वैसे पहली बार 1905 के अधिवेशन में उठी। ठीक है ना? कब उठी? 1905 के अधिवेशन में। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था 1905 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। बनारस में हुआ था। और 1906 का अधिवेशन ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अब 1906 में तो झगड़ा टल गया, पर आपको पता है ये ज़्यादा दिन टलने वाला तो था नहीं। 1907 में फिर ये आमने सामने आ गए दोनों, और 1907 में अधिवेशन हुआ सूरत में, और इसके अध्यक्ष बने रास बिहारी बोस के बोस नहीं, बोस अलग है, ये हैं रास बिहारी घोष। ठीक है। 1907 में नरम दल के लोग तो पूरी तैयारी से आए थे, लाठी डंडा ले लेके आए थे कि आओ 2-2 हाथ करते हैं। गरम वाले भी बोले कि हमें इनसे लड़ने के लिए लाठी की ज़रूरत नहीं। कुल मिला के 7 का अधिवेशन हुआ सूरत में। सूरत में कौन सी नदी है? सूरत में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। एक बार पीसीएस में ये सवाल हुआ कि 1907 का अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था? तो कौन सी नदी है ये? ताप्ती नदी के किनारे हुआ था।
ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं, ठीक है, दोनों नदियां भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। तो इसी के किनारे हुआ था 1907 का अधिवेशन, और 1907 के अधिवेशन में आपको पता है झगड़ा पहले से ही है, और कांग्रेस 1907 के अधिवेशन में 2 भागों में टूट गई, 2 भागों में टूट गई, ठीक है। अब आगे स्थिति और बिगड़ गई। दरअसल 1908 में कलकत्ता के मणिकतल्ला में एक बम फैक्ट्री खोली थी। 1908 में जो है कलकत्ता के मणिकतल्ला में एक बम फैक्ट्री खोली गई थी, बम फैक्ट्री खोली गई थी, और इसमें कई लोग पकड़े गए थे। अरविंद घोष को इसी में पकड़ लिया सरकार ने, उनके भाई पकड़े गए, बारींद्र कुमार घोष, 2 भाई थे, अरविंद घोष और बारींद्र कुमार घोष। बारींद्र को आजीवन कारावास की सजा मिली और अरविंद घोष को उचित साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया गया। और इसके बाद अरविंद घोष ने राजनीति छोड़ दी, राजनीति छोड़ दी, और पांडिचेरी में क्या हो गए, सन्यासी हो गए। क्या हो गए? और इसी समय तिलक के ऊपर भी एक मामला चला, और तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया सरकार ने 1908 में, और तिलक को हो गई सजा 6 साल की। क्या साल की? 6 साल की सजा हो गई, और ये भी जेल के अंदर पहुंच गए 1914 में। तिलक भी चले गए 1914 तक के लिए जेल में, ठीक है। अब पूरा मैदान साफ पड़ा है, किसके लिए? नरम दल के लोगों के लिए। दोनों दल एक दूसरे की उपयोगिता समझ नहीं पाए। दरअसल नरम दल वालों का अस्तित्व भी गरम दल वालों की वजह से ही था, क्योंकि जब गरम दल वाले अंग्रेजों को डराते थे तो वो नरम दल वालों की बात मान लेते थे। अब वो है नहीं, तो इस दौरान नरम दल वालों ने कोई भी उन्नति नहीं की। और बाद में 1915 आते आते कांग्रेस के दोनों नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की हो जाती है मृत्यु, दोनों की हो जाती है मृत्यु। और 14 में तिलक आ जाते हैं जेल से बाहर। बाद में तिलक और जिन्ना दोनों लोग कोशिश करके, 2 लोग हैं, तिलक और जिन्ना, ये दोनों लोग कोशिश करके मिलाते हैं, और एक हैं तिलक और एनी बेसेंट, ये मिलाते हैं कांग्रेस के दोनों दलों, मतलब गरम दलों को और नरम दल को, और तिलक और जिन्ना मिलाते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस को। मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक कराने में बड़ी भूमिका किसने निभाई? जिन्ना ने। तिलक दोनों में है, ठीक है, और तिलक और एनी बेसेंट ने कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, दोनों को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है। कुल मिला के 1915 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ होता है, ठीक है, उसे लखनऊ पैक्ट का नाम दिया जाता है। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की स्थापना मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ढाका के नवाब आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों के सहयोग से ये मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, ठीक है। और इसी मुस्लिम लीग की मांग के आधार पर 1909 में इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी। क्या दी गई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन
प्रणाली ली गई थी। गांधी जी 1915 में भारत लौट के आए और उन्होंने बाद में 1917 में काम किया, 18 में दोनों आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में आ गया अंग्रेजों की तरफ से रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में। इतनी बात समझ में आई आपको? मिटाऊं इसको? अब मेरी बात सुनिए आप। मुस्लिम लीग आ गई 1906 में। 1906 के बाद मुस्लिम लीग से संबंध खराब रहे 1914 तक। किसके? कांग्रेस के। बाद में और गांधी जी ने इधर 1917 में आंदोलन का नेतृत्व किया, चंपारण, फिर 18 में और फिर दूसरा एक खेड़ा का और एक अहमदाबाद मिल मजदूरों। अब मेरी बात सुनिए, 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला है? प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, क्या चला है? प्रथम विश्व। और इस विश्व युद्ध में दो लोगों ने बड़ी मदद की अंग्रेजों की, एक तो तिलक ने और एक गांधी जी ने। दोनों ने किसकी मदद की? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, तिलक अभी जेल से आए लौट कर, कब? 1914 में लौट कर आए तिलक। और गांधी जी लौट के कहां से आए? साउथ अफ्रीका से। कब? 1915 में लौट के। दोनों ने सभी भारतीयों से कहा कि वो अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों की मदद कर। गांधी जी ने तो गांव-गांव जाके लोगों को प्रेरित किया। अंग्रेजों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट तक कहा। भर्ती करने वाला क्या कहा? सार्जेंट का। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा था। किसको? गांधी जी को। और अंग्रेजों ने भी गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? केसर-ए-हिंद की उपाधि दी और एक जुलू पदक प्रदान किया था। क्या पदक किया था? जुलू पदक। इस सेवा के बदले गांधी जी ने जो मदद की अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बदले उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि दी और जुलू पदक प्रदान किया था। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनिए। तिलक साहब भी अब अंग्रेजों की शंका से दूर हो गए, क्योंकि अंग्रेजों के लिए उन्होंने काम किया, अंग्रेजों के लिए क्या काम किया। और इसके बाद वो होम रूल आंदोलन चलाते हैं। ठीक है ना? तो अब मैं आपको गांधी जी को पहले पहुंचाता हूं 1919 तक। मतलब 1918 में गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष खत्म हो गया। इसके बाद 1918 में प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। मेरी बात समझ में आई आपको? 1918 में क्या समाप्त हो गया? प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। और आपने बहुत मदद करी है ना अंग्रेजों की। कोई किसी की मदद करेगा तो उससे अपेक्षा करेगा कि नहीं कि अब कुछ मिलेगा। तो सभी भारतीयों ने गांधी जी सहित ये सोचा कि अब अंग्रेज कुछ सहूलियतें भारतीयों को प्रदान करेंगे। तो सहूलियत तो छोड़िए, सहूलियत तो दी ही नहीं, ऊपर से उन्होंने क्या दे दिया? रॉलेट एक्ट दे दिया। ऊपर से क्या दे दिया? रॉलेट एक्ट दे दिया। ऊपर से क्या दे दिया? रॉलेट एक्ट। सभी परीक्षाओं में आ चुका। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। कब आया? 1900। इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया है। बिना दलील वाला कानून कहा गया है। अंग्रेज इसको काला कानून कहकर, भारतीय इसको काला कानून कहकर संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून। किसने तैयार किया था? एक जस्टिस रॉलेट थे। जस्टिस रॉलेट थे, उनकी अध्यक्षता में ये बना था रॉलेट एक्ट। ये क्या है? इस काला कानून है। ये क्या है? ये सीधा सा ऐसा कानून है, किसी भी भारतीय को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है।
किसी को भी पकड़ो और जेल में उठाकर बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपने मदद की है ना अंग्रेजों की, तो आप कुछ न कुछ आप उनसे मांगेंगे, और मांगने के बदले पहले से उन्होंने व्यवस्था कर ली आपकी। और इस रॉलेट एक्ट का पूरे देश में क्या हुआ? विरोध हुआ। इस रॉलेट एक्ट का पूरे देश में क्या हुआ? विरोध हुआ। और इसी विरोध का नेतृत्व किया था गांधी जी। इसी विरोध का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी ने पहले कांग्रेस के बैनर तले किसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो कौन सा था? रॉलेट एक्ट के। इसके विरोध में सभाएं हुई जगह जगह, पूरे देश में उबाल आ गया। लेकिन पंजाब में कुछ उबाल ज्यादा था। कहां पर उबाल अधिक था? पंजाब में कुछ उबाल अधिक था। तो पंजाब में बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन? 13 अप्रैल 1919 की बात है। 13 अप्रैल 1919 की बात है। और दिन कौन सा था? बैसाखी का दिन था। और बैसाखी आपको पता है वहां बड़ा त्योहार होता है। बड़ा त्योहार होता है किसका? सिखों का, है ना। तो इसी दिन पंजाब के एक बाग है, उसका नाम है जलियांवाला बाग। इसी बाग में एक सभा हुई और जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के क्या चलवा दी? गोली चलवा दी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग और गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 लोग मारे गए। बहुत सारे लोग मारे गए। और इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आज इतने ही, कल इसके आगे बात करूंगा।